नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? नन्हे मुन्ने आपके साथ बैठे हैं ना भाई। गुल्लू और एक सतरंगी बेहद उपन्यास है और इसको हम अभी पहले खंड पे ही अटके हुए हैं। इसे तो काफ़ी समय लगेगा। कल भी मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे बड़े उतावले हो रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि ये उपन्यास हम पूरा पढ़ना चाहते हैं, हमें कहाँ से मिलेगा। तो मैंने ये सब चीज़ें बताई थी कि आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर इसको ले सकते हैं। गूगल पर बृहद बाल उपन्यास गुल्लू और एक सतरंगी डालोगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और हम धीरे धीरे इसके सभी पाठों का यहाँ पर वाचन भी कर रहे हैं। तो अगर जिनको उतावलापन है वो चाहें तो इस उपन्यास को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकाशक का पता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम इसके 27 पाठ तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 28वें पाठ का अध्ययन करेंगे। गुल्लू और राधा अपने ननिहाल आए हुए हैं। उनके साथ विष्णु और हरि भी हैं। अब हर बच्चे की तरह गुल्लू और राधा को भी बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। कहानियों से कभी उनका मन नहीं भरा। जैसे ही नानी आराम करने के लिए पलंग पर लेटती, पैर दबाने के बहाने कहानी की मांग शुरू हो जाती। नानी राधा से पैर नहीं दबवाती थी, कहती तू कन्या है, मेरे पैर न छू, मुझे पाप लगेगा, तू सिर दबा दे। तब गुल्लू पैर दबाता। नानी का बदकही अंदाज उन्हें वहाँ से उठने ही नहीं देता था, क्योंकि नानी हर चीज़ को इतने अच्छे ढंग से बताती थी और इतनी उनकी भाव भंगिमा होती थी कि वो पूरी तरह से उसको ऐसे समझाती जैसे वो पात्र ही स्वयं आकर कुछ बोल रहा है। गुल्लू के मामा मामी नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। साल में एक बार गांव आ जाते। वे परसों आने वाले हैं, तभी तो राधा गुल्लू को यहाँ बुलवाया था ताकि उनसे मिल सकें। मैं मेरे भाई बहन से मिले गुल्लू को 2 साल हो गए थे। राधा नानी से दिन में कहानी सुनाने की जिद करती तो नानी कहती दिन में कहानी सुनने से मामा रास्ता भूल जाता है। इस तर्क का उसके पास कोई काट नहीं होती थी। दिन में कहानी सुनाने का अनुरोध करने पर कर्णपुर में मौसी भी ऐसी ही जवाब देती थी। नानी के घर आंगन में उगे आम के पेड़ पर बौर आया हुआ था। कुछ कच्चे आम भी लगे थे। विष्णु और हरि बड़े चाव से इन्हें खा लेते, पर गुल्लू के दांत तो अमला जाते। नानी के पड़ोस में राधा की उम्र की एक लड़की थी, सरला। उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी। बकरी का एक छोटा सा बच्चा भी था जो हर समय फुदकता रहता। राधा के घर में गाय बैल तो थे, पर बकरी नहीं थी। राधा को मेमना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण राधा ने सरला से दोस्ती कर ली। राधा उनके घर जाती तो मेमने से खूब लाड लड़ाती। मेमना थके न, इसलिए सरला उसे बड़ी टोकरी के नीचे छिपा देती। मेमना उसके नीचे दुबक कर बैठा रहता। गुल्लू की भी पड़ोस के बच्चों से मित्रता हो गई। वह तो उनके साथ उनके खेत में ही चला जाता। खेतों का चक्कर काटे बिना विष्णु और हरि को तो खाना ही हजम नहीं होता था, इसलिए वे भी यानी हरि और विष्णु भी गुल्लू के साथ खेतों में चले जाते। शाम को खाना खाने बैठते तो गुल्लू नानी को कर्णपुर की बातें सुनाने लगता। उसने यह भी बताया कि इस बार उन्होंने गांव में रामलीला का मंचन किया। उसने टिड्डियों के हमले से लेकर बूढ़े बंजारे तक की सारी घटनाएं नानी को सुना दी। गुल्लू ने बताया, नानी, रामलीला के दिनों में चोरों ने महाजन के घर में चोरी का सारा सामान निकाल लिया। विष्णु ने चोरों का पीछा किया और पता लगा लिया कि सामान कहाँ छिपाया है। तब अगले दिन वह सामान तो मिला ही, और जगहों से चुराया माल भी हाथ लग गया। अच्छा, नानी ने विस्मय से पूछा,
एक बार चोरों ने विष्णु को अपने जाल में फंसाया भी, लेकिन वह चोरों को चकमा देकर निकल भागा। खिसियाते चोर देखते रह गए। राधा कहने लगी, राधा बोली, नानी, तब उन्होंने मेरी सहेली का अपहरण कर लिया। विष्णु की मदद से उसका भी पता चल गया। आज सभी चोर कैद में पड़े हैं। अरे वाह, तब तो तुम्हारा विष्णु वाकई बहुत बहादुर है। विष्णु दयालु भी है नानी। छोटे पक्षी हरि की माँ मर गई। विष्णु ने खुद चुग्गा खिलाकर इसे पाला, तभी तो हरि हर समय विष्णु के साथ ही रहता है। नानी बोली, मुझे तो लगता है पिछले जन्म से मैं जरूर यह कोई साधु महात्मा रहा होगा। पूर्व जन्म के तपोबल से ही इसमें इतने सद्गुण आए हैं। जानते हो, वनवास के समय श्री राम ने पशु पक्षियों से ही सहायता ली थी। वे पशु पक्षियों को सच्चा मित्र मानते थे। उन्हीं के सहयोग से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। विष्णु के दर्शन कर आज मैं भी स्वयं को धन्य समझ रही हूं। अब ननिहाल में विष्णु, हरि, राधा और गुल्लू, ये चारों सुबह जब उठते तो नानी सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती। उनके लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख देती। गुल्लू और राधा भी नानी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। नानी के साथ साथ उन्हें भी पल पल मामा के आगमन की इंतजार थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 28वां पाठ समाप्त हो जाता है और कल जब हम इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे, तो मामा मामी दिल्ली में उनके घर आ चुके होंगे। नमस्कार।